गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम कंज्यूमर थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म कर चुके हैं और पिछले कुछ क्लासेस से हमने प्रोड्यूसर थ्योरी के क्वेश्चंस को शुरू किया है। लास्ट क्लास में प्रोड्यूसर थ्योरी के 25 क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आई जस्ट होप दैट यू विल लाइक द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी एडिशन चाहिए या आप किसी भी तरीके का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना फीडबैक जो है उसको लिख सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर फीडबैक। ओके, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको देखना है वो देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म। तो एक्सपेंशन पाथ के बारे में आज के इस पहले क्वेश्चन में हमको बात करनी है। सो व्हाट इज एन एक्सपेंशन पाथ? देखिए, जब मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, आज बता रही हूं और एक बार में बता के आई विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जब मैंने आपकी बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो एक लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को ढूंढता है, यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा सके। जब हम डायग्रामेटिकली बात करते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज जस्ट लाइक इक्वल टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे कंज्यूमर थ्योरी में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है, सेम उसी तरीके से प्रोड्यूसर थ्योरी में हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, अगर आपको याद हो तो, दैट देयर शुड बी टेंजेंसी बिटवीन indifference curve and budget line. Same way when we are talking about the producer equilibrium, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ होगा? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमारा एग्जिस्ट करेगा एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी होगी किस किस के बीच में होगी? बिटवीन आइसोक्वांट्स एंड आइसोकोस्ट लाइन। आइसोक्वांट्स हमारा बताता है डिफरेंट पॉसिबल combinations of input, यानी कि अगर आपको एक आउटपुट बनाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आपको बनाना है, तो 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए क्या क्या डिफरेंट इनपुट के रेशियोज हैं, क्या क्या डिफरेंट फैक्टर प्रोपोर्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो हमें आइसोक्वांट से पता चलता है। आइसोकॉस्ट लाइन क्या बताती है? आइसोकॉस्ट लाइन सिंपल सी एक बात बताती है कि हमारा इनपुट प्राइस रेशो, इनपुट प्राइसेस क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बजट लाइन इन कंज्यूमर थ्योरी। जैसे कंज्यूमर थ्योरी में बजट लाइन हमें ये बताती है कि हम अपने बजट के साथ कौन सा गुड कितना खरीद सकते हैं। सेम वे जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो ये बताती है कि अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर इनपुट प्राइसेस हैं तो इस पर्टिकुलर इनपुट प्राइसेस में हम अपने कॉस्ट आउटले में कितने इनपुट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन? तो हमें पता चला कि टेंजेंसी बिटवीन isoquants
and isocost line is necessary for producer equilibrium. ठीक है, ठीक है। हम हमेशा से मानते हैं कि दो इनपुट को हम यूज कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को लिया और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल को लिया, आइसोकोस्ट लाइन बनाई। दिस इज द आइसोकोस्ट लाइन, पीएल इसको नाम दे दिया। ये हमने एक आइसो पॉइंट बनाया और ई इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आया और इस पॉइंट पे हम ओ L1 अमाउंट ऑफ लेबर को यूज करेंगे एंड ओ K1 अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम यूज करेंगे। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट्स से इसकी हेल्प से हम 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाना चाह रहे हैं। ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है। अपनी रेगुलर क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे यहाँ पे कुछ भी अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, अब एक्सपेंशन पाथ की हमें बात करनी थी। ये सब तो क्या था, बैकग्राउंड था, प्रीमिस था। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ, एक्सपेंशन का क्या मतलब है, जब फर्म एक्सपेंड करे। एक्सपेंड करने से क्या मतलब है, जब फर्म अपने आउटपुट को बढ़ाए। पाथ का क्या मतलब होता है, वे, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं रास्ता। यानी कि कोई भी फर्म जब अपने को एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है कैसे, आउटपुट को बढ़ाकर। कोई भी फर्म जब अपने आउटपुट को बढ़ाकर एक्सपेंड करेगी तो उसका क्या रास्ता होगा, और उसी का नाम क्या है, एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो फर्म है वो 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाती है। 100 यूनिट ऑफ आउटपुट अभी तक वो बना रही थी और अब वो डिसाइड करती है कि उसको 200 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई फर्म अगर अभी तक 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बता रही थी और अब वो डिसाइड करती है कि मुझे 200 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने हैं, तो 200 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हमें ज्यादा इनपुट चाहिए होंगे, ज्यादा लेबर चाहिए होगा, ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। ज्यादा लेबर और कैपिटल को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा कॉस्ट आउटले चाहिए होगा। हमें अपना कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा तो हम अपनी बजट लाइन को शिफ्ट कर देंगे और हम एक नया आइसो पॉइंट बनाएंगे। ये 200 यूनिट्स को डिनोट करता है और हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो F हो गया। और अब 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हम L2 अमाउंट ऑफ लेबर को यूज करेंगे, K2 अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आए, दो इक्विलिब्रियम आए डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट के। जब हम इन दो इक्विलिब्रियम को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो लाइन है वो हमारी क्या बन जाती है, एक्सपेंशन पाथ। तो बेसिकली आपको समझ में आया, एक्सपेंशन पाथ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट एक्सपेंशन पाथ इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम आउटपुट्स produced by different isoquants and isocost lines। इतना क्लियर हुआ? यानी कि जब आप अपने एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, तो आप एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचते हैं और जितने भी आप एक्सपेंड करते जाएंगे आप हर बार एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेंगे। और हर बार जब आप नए इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेंगे तो आप एक जब उसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी और वो जो लाइन होगी दैट विल बी द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम आउटपुट्स। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? इसमें देखिए एक्सपेंशन पाथ शॉर्ट रन का अलग होता है, लॉन्ग रन का अलग होता है। एक्सपेंशन पाथ की और बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, मैंने की है। लेकिन बस मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम एक्सपेंशन पाथ की बात करते हैं तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक्सपेंशन पाथ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है,
कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बट दैट स्ट्रेट लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। और ये क्यों होता है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी रेगुलर क्लास में कराई है। क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। Consider the following statements regarding the expansion path of a firm. It shows the least cost combination for producing different levels of output. Very good. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक इक्विलिब्रियम डिफरेंट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को बताता है और हम आउटपुट को हर बार चेंज कर रहे थे। तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को हम किस कॉस्ट कॉम्बिनेशन से अटेन कर सकते हैं वो बताता है। द इनपुट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट। जब हम एक्सपेंशन पाथ की बात करते हैं तो ये एक अजम्पशन होती है जो हम मान के चलते हैं दैट एक्सपेंशन पाथ में जो इनपुट प्राइसेस है वो सेम है। ठीक है, हम आउटपुट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं बट इनपुट प्राइसेस सेम है, दोनों ही कंडीशन सेम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बताते हैं। ये वो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो ये बताता है कि अगर हमको गिवन रिसोर्सेस और कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हमारा रिसोर्सेस नहीं बढ़ता है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता है, तो हम ओवरऑल एक इकोनॉमी में कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये भी बताता है कि हम एक गुड्स का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ा सकते हैं तब तक हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन कम ना करें। यहीं से हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने बोला कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप थी वो कॉनकेव थी। कॉनकेव इसीलिए थी क्योंकि हमारा जो MRTS है, जो स्लोप है, दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये आपका कंज्यूमर थ्योरी में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है मैंने आज तक। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में लॉ ऑफ रिटर्न्स कौन बताता है। देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स पे पहले हम बात करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स जो होता है बेटा वो बेसिकली लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल फैक्टर्स जो हैं, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो लॉज ऑफ रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। लॉज ऑफ रिटर्न्स जो है आप अगर डायग्राम में देखें तो लॉज ऑफ रिटर्न हमको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ आउटपुट। क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्केल ऑफ आउटपुट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस चीज से क्या मतलब है, इस चीज से मतलब है कि जब भी हम अपने आउटपुट को लॉन्ग रन में बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होगा, ज्यादा होगा, या एवरेज कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम लॉज ऑफ रिटर्न्स में चेक करते हैं। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जनरली कोई भी जो फर्म होती है, कोई भी इकोनॉमी में जो फर्म होती है वो इन तीनों स्टेजेस से ही पास करती है। कैसे, जैसे कि लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में बेटा अगर कोई फर्म अपने आउटपुट को बढ़ा रही है तो स्टार्टिंग में जो फर्म होती है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को फेस करती है, यानी कि वो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, और फिर
उसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोले या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोले वो सेम बात है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, दोनों सेम ही बात है। इतने में कोई कंफ्यूजन? अब हमें यह बताना है कि इस डायग्राम में से कौन सी लाइन जो है वो आपका क्या बता रही है, लॉज ऑफ रिटर्न्स को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें जो डीई लाइन है, ये वाली जो लाइन है डीई, ये लाइन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सो डीई इज रिप्रेजेंटिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है बेटा, अब ये डीई रिटर्न्स टू स्केल क्यों बता रही है? जब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक एक्सपेंशन पाथ का डायग्राम लग रहा है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो दिस डायग्राम, अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, ठीक है, और फिर एक पॉइंट को आप कनेक्ट कर दें, तो ये जो डायग्राम है बेसिकली दिस डायग्राम इज लुकिंग लाइक द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म। ठीक है, जो कि अब हम इसके बाद में ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रिटर्न्स है वो डीई से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को कनेक्ट कर रहा है। अदर लाइंस जो हैं क्यू एंड बी सी, ये लॉ ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो टेंजेंसी को एक सिस्टमेटिक मैनर में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है बट हो जाएगा। इन द प्रोडक्शन फंक्शन Q is equal to 150, Q is equal to 150, L की पावर 0.7, K की पावर 0.5, एग्जिबिट द रिटर्न्स टू स्केल एज। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन इस फॉर्म का है, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, अगर इस फॉर्म का प्रोडक्शन फंक्शन है, उसके एक्सपोनेंट्स का अगर हम सम करते हैं तो ये हमको बताता है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन कौन से रिटर्न्स टू स्केल को बता रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो इसमें अल्फा क्या है 0.7, बीटा क्या है 0.5, एक्सपोनेंट्स को ऐड कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.5, आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1.2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, और जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये कौन सा रिटर्न्स टू स्केल बता रहा है, इंक्रीजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया इसमें बी। इतने में कोई कंफ्यूजन? अगर ये 1 आता तो ये हो जाता कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर ये 1 से कम आता लेट्स से 0.9 तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ ए फर्म, करेक्ट, टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन एक फर्म का दिया हुआ है, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो व्हाट इज द डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन इज C is equal to 5Q square plus 200 plus 10। अगेन टाइपिस्ट ने कोई गलती कर दी है, ये यहाँ पे एंड P is equal to 100 minus 3Q, ये दो अलग अलग फंक्शन है, टाइपिस्ट ने इनको एक ही फंक्शन बना दिया है, बट दीज टू आर डिफरेंट फंक्शन, बेटा कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें क्या है,
टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है? 5q² प्लस 200 प्लस 10। प्राइस क्या है हमारा? 100 माइनस 3q। ठीक है, तो प्राइस से क्या निकाल सकते हैं? टोटल रेवेन्यू निकालिए। टोटल रेवेन्यू आप निकालेंगे तो 100 माइनस 3q इंटू q इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू क्या आया हमारा? 100q माइनस 3q स्क्वायर। प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है हमारा? जब हमारा डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होता है। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। तो इस प्रॉफिट फंक्शन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। पाई इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू क्या है? 100q माइनस 3q²। टोटल कॉस्ट क्या है? दिस इज द टोटल कॉस्ट माइनस 5q² माइनस 200 माइनस 10। सॉल्व कीजिए। पाई इज इक्वल टू 100q माइनस 5 और 3 8 q² माइनस ये क्या हो गया? 210। ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट फंक्शन। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन। अब हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फंक्शन, हम क्या करेंगे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, डेल फाई डिवाइड बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 100 क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 100। ठीक है, 8q² का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस 16q माइनस 210, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन क्या बनी? 100 माइनस 16q इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 16q इज इक्वल टू 100, q इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 16। तो हमारी q की वैल्यू क्या आ गई है? हमारी q की वैल्यू आ गई है 6.25। ठीक है, अब इस हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द प्राइस। हमसे क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं पूछी है। अभी हमारे पास क्या आई है? अभी हमारे पास क्वांटिटी आई है, लेकिन हमसे क्वांटिटी नहीं पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है? प्रॉफिट पूछा गया है। तो प्रॉफिट, सॉरी, हमसे प्राइस पूछा गया है। तो प्राइस ये रहा इक्वेशन, P इज इक्वल टू 100 माइनस 3q। इसमें हम क्या करेंगे? Q की वैल्यू रख देंगे -3, 6.25। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है 100 माइनस 18.75 इज इक्वल टू 81.25। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 81.25, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता है। इसमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? उसका जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। जैसे 81.25 का नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? 85। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी हो गया। ठीक है, इसको हमने मैक्सिमाइज कर दिया। देखिए, जब हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ा तो हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम दो अप्रोच से। एक हमने पढ़ा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से, एक हमने पढ़ा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से। आप इस सेम क्वेश्चन को मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। कैसे? बताती हूँ। ठीक है, दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्यू डी। ठीक है, डेरिवेट कर दीजिए। 5q² को डेरिवेट करेंगे 10q प्लस ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या आ गया? 10q। ये क्या है? मेरा टोटल रिवेन्यू फंक्शन है। टोटल रिवेन्यू फंक्शन से मैं क्या निकालूंगी? MR निकालूंगी। कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 100 माइनस 6q। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? अब हमने जब MRMC अप्रोच पढ़ी थी तो उसमें इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था that at the point of equilibrium marginal revenue should be equal to marginal cost, और दूसरा हमने पढ़ा था marginal cost should be rising। करेक्ट?
ये दो चीजें हमने पढ़ी है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, करिए इक्वल। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? 100 माइनस 6Q। कॉस्ट क्या है? 10Q इज इक्वल टू 10Q। 100 इज इक्वल टू 16Q। Q इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 16। देखिए सेम कंडीशन आ गई ना, Q की वैल्यू सेम आ गई। अगर Q की वैल्यू सेम आएगी तो हम जब इसको इस इक्वेशन में डालेंगे P इज इक्वल टू 100 माइनस 3Q, तो हमारी प्राइस की वैल्यू भी सेम ही आएगी विच इज 81.25। यानी कि आप दोनों अप्रोच में से किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which amongst the following statement is correct? The minimum point of AVC and marginal cost are at the same level of output. No, that's not correct. Minimum of AVC as lesser output than the minimum of marginal cost. Minimum of AVC as at larger output. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी दो ऑप्शंस कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट मिनिमम ऑफ एवीसी इज एट लार्जर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो अपना मिनिमम पॉइंट पहले हिट करता है देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवीसी कर्व जो होता है जब वो अपने मिनिमम पॉइंट को हिट करता है तो वो जनरली वो पॉइंट होता है जहां पे फर्म का इकोनॉमीज ऑफ स्केल खत्म नहीं हुआ होता है, फर्म अभी भी डिक्रीजिंग कॉस्ट का एडवांटेज जो है वो ले रही होती है और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो अगेन बढ़ रहा होता है। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the short run, which of the following cost must continuously decrease as output increase? कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो हमेशा डिक्रीज ही करती रहती है अगर हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है? तो दैट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कल की क्लास में भी पढ़ाया था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डिक्रीज करती रहती है अगर हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है। एसिम्पटोट्स बनाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बहुत करीब से टच करने की कोशिश करती है पर उसको टच नहीं करती है, कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के जो कर्व होती है उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसका जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि इसके पीछे का जो एरिया होता है वो सेम होता है। ठीक है, आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के 1 माइनस अल्फा। Q ए एल की पावर अल्फा के 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखिए हमें रिटर्न्स टू स्केल पता करना है, क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। एक्सपोनेंट्स को ऐड कीजिए, पहला एक्सपोनेंट्स थे, दूसरा प्लस 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा हो गया 1। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कोई भी हो, कोई भी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन डजंट मैटर कि वो कौन सा रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है, वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है, इट जस्ट डज नॉट मैटर। उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 होता है। तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये भी सही है। वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगेन मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर दो ऑपोजिट ऑप्शन है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हम अगर 100 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऑपोजिट वाला केस बन रहा है तो उस 100 में से 95 क्वेश्चन में ये ट्रिक जो है वो फिट बैठेगी, केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, चलो मैं हद मार के कह देती हूँ कि 5 क्वेश्चंस में ये ट्रिक फिट नहीं बैठेगी। तो या तो यूनिट होगा, ठीक है, या फिर वेरिएबल होगा। यूनिट जो होता है वो फिक्स्ड होता है इज इक्वल टू 1, वेरिएबल जो होता है वो वेरी करता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है।
क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न्स टू स्केल कुछ भी हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो, इट डजंट मैटर, इट जस्ट डज नॉट मैटर, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगा। तो वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होने का तो केस ही नहीं बनता है। तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट कैरेक्टर वाइज, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का नहीं है, तो दैट इज वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। लीनियर होमोजेनिटी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लीनियर होमोजेनिटी का हमारा मतलब ये होता है कि अगर हम अपने लेबर और कैपिटल को सेम इनपुट से बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट सेम रेशो में बढ़ता है। अगर हमने अपना लेबर भी 10% से बढ़ाया, अपना कैपिटल भी 10% से बढ़ाया, तो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है वो भी 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है, और कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो लीनियरली होमोजीनियस ही होता है। ठीक है, यानी कि हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस होता है, और हम ये कह सकते हैं कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, when the marginal cost is equal to the average cost, the slope of the average cost is 0. Correct. Relationship between average cost and marginal cost की बात हो रही है। ठीक है, जब जब एवरेज कॉस्ट का स्लोप ऑफ एसी इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के, इसका क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट और स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का इसका मतलब ये होता है कि यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और जब इंटरसेक्ट कट करते हैं तो उस एक पॉइंट पे आपका जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है। जब आप इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, और इस पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपके सेम हो गए। तो करेक्ट आंसर इज सी, 0। ठीक है, अब ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। जब भी मेरी देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा होता है एवरेज कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आता है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन तक स्टिक करते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल्ड ये वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन q इज इक्वल टू a k अल्फा, q इज इक्वल टू a k अल्फा L बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगेन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, इट्स स्लोप द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1। आप मुझे बताइए, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगेन टाइपिंग एरर, ये फास्टर नहीं है, फैक्टर है। ठीक है, दिस इज नॉट फास्टर, दिस इज फैक्टर। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट तो सेम हो नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, नहीं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 के इक्वल होता है। द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1, नहीं, वी कांट बी श्योर। इस वाले कंडीशन में देखिए, ये जो हमें प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है q इज इक्वल टू a की पावर अल्फा L की पावर बीटा, अगर इसमें हमें ये कंडीशन दी होती प्रोवाइडेड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो पहले वाली कंडीशन ठीक हो जाती, लेकिन इसके क्वेश्चन में ऐसी कोई भी कंडीशन हमको नहीं दी गई है। अगर हमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे?
हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर एज वेल. हमारी जो आउटपुट इलास्टिसिटी होती है वो होती है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू MPL डिवाइड बाई APL. जब आप इस फंक्शन का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो रह जाएगा. कल की क्लास में भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि अगर हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो उनकी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आउटपुट इलास्टिसिटी को बताते हैं. तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर अल्फा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल बीटा. नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि मैम आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होता है. देखिए आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होता है. आउटपुट इलास्टिसिटी हमको ये बताता है कि अगर हम 1% का चेंज अपने कैपिटल में करते हैं तो उसकी वजह से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है. ठीक है. आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर बताता है कि अगर हम 1% का चेंज अपने लेबर में करते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट कितना बढ़ेगा. जब हम आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वो ये बताता है कि जब हमारा 1% से हम कैपिटल को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट कितने से बढ़ता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the next question. The production possibility frontier can be a straight line. Correct. Very good. देखिए, the factors are not specialized and can be substituted at no extra cost. Correct. देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है, अगर हम उसमें एक फैक्टर की जगह दूसरे फैक्टर को लगा ले, ठीक है, यानी कि फैक्टर को स्विच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फैक्टर स्पेशलाइज ना हो, वो एक कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. They can be substituted constant rate. तो हमारा पीपीएफ जो होगा उस केस में स्ट्रेट लाइन होगा. दिस विल बी द पीपीएफ. क्यों? क्योंकि हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. सिंपल. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. अगर हमारे फैक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं तो हमारा कॉनकेव होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोड्यूसर इज दिस. टोटल कॉस्ट फंक्शन इज 10 प्लस 5q प्लस 2q स्क्वायर. प्राइस इज इक्वल टू 15. व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालनी है. करेक्ट. निकालिए. टोटल कॉस्ट से पहले आप क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए. डेरिवेटिव ऑफ TC डिवाइड बाई TQ इज इक्वल टू 5 प्लस 4Q. यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन आ गई 5 प्लस 4Q. अब हमें Q की वैल्यू चाहिए. जब हमें Q की वैल्यू मिलेगी तभी हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल पाएंगे. Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को मैच करते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ गया, प्राइस हमारे पास है, यहां से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं. तो प्राइस से पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो प्राइस क्या है 15 क्वांटिटी. यहां से आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए, इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15. तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 15, मार्जिनल कॉस्ट आ गया ये, दोनों को इक्वल रखते हैं. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट 5 प्लस 4Q इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू 15. 4Q इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो 10. Q इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 पंचे 20. क्वांटिटी क्या आ गई 2.5. लेकिन क्या मुझसे क्वांटिटी पूछी गई है, क्या मुझसे क्वांटिटी पूछी गई है, नहीं. मुझसे क्या पूछा गया है, मार्जिनल कॉस्ट. तो इस क्वांटिटी की वैल्यू को मैं मार्जिनल कॉस्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू
5 + 4q इज इक्वल टू 5 + 4, q क्या है 2.5 इज इक्वल टू 5 + 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15 कहाँ है, 15 ये रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आप देख रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हम अब तक एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे कर चुके हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज डू नॉट स्किप दिस। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट, हमेशा ये फॉल करता रहता है। ठीक है, हमेशा क्या बताया था मैंने, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो ये हमेशा गिरता ही जाएगा, तो स्लोप तो हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, इट्स स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। इट्स स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 1, नो, दैट इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि इसका जो स्लोप है वो इक्वल टू 1 हो। इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1, दैट इज करेक्ट। इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने आउटपुट को 1% से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा 1% से। इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपने आउटपुट को 1% से बढ़ाएंगे तो हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगा 1% से। आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम देख सकते हैं कि क्या किसी और तरीके से कर सकते थे। हमें ये पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि आंसर में फर्स्ट तो आएगा ही आएगा। तो जिन ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसा करने से आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। आपने बी को एलिमिनेट कर दिया, आपने सी को एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचता है ए और डी, यानी कि अब आपको चेक करना है कि जो डी ऑप्शन है वो सही है या नहीं। बी और सी ऑप्शन देखने की तो अब आपको जरूरत भी नहीं है। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If price elasticity of a linear supply curve passes through the origin, ठीक है, if price elasticity of linear supply curve passes through the origin is, what is the price elasticity? It is unity. ठीक है, price elasticity of supply अगर origin से पास होगा तो उसका elasticity of supply 1 होगा। इसका मतलब ये है जितना चेंज प्राइस में आएगा, परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में आएगा, सेम परसेंटेज चेंज आपको सप्लाई में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर 10% से आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई भी 10% से बढ़ जाएगी। ये मैंने जनरल केस बताया है, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमको देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था इनपुट रेशो रिमेन्स अनचेंज। नहीं बेटा, इनपुट रेशो कैसे अनचेंज रह सकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। हम फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखते हैं और वेरिएबल फैक्टर का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते हैं। अगर हम वेरिएबल फैक्टर का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हमारा इनपुट रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। इनपुट रेशो चेंज हो रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी कट गया। अल्टीमेटली द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स बिकम नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि अगर हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एवरेज प्रोडक्ट केवल फॉल करता है, एवरेज प्रोडक्ट केवल डिक्रीज करता है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो सेकंड वाला कट गया एंड ये कट गया। देखिए सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़े भी नहीं है उससे पहले ही आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, हमने सारे पढ़े भी नहीं है, सारे ऑप्शंस पढ़े बिना हमने आंसर जो है उसको करेक्ट ले आए हैं, ओनली थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये जो ट्रिक्स है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेक्निकल चेंजेस विजिबल ऑन आउटपुट, नहीं बेटा, अजम्पशन में हम मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी सेम है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। वैसे अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते तो हमें थर्ड ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर द कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो CES प्रोडक्शन फंक्शन टाइप का है। द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इज -1, वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इज -1, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी, देखिए जब कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू 1/1 प्लस रो। ठीक है, ये जो रो है इसमें दिस रो इज सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो एक जेनरिक पैरामीटर हमको बताता है। ठीक है, वो एक जनरल फंक्शन बताता है जिसमें कि हम अगर इस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी चेंज होता जाता है। अभी हमें क्या दी हुई है -1, तो इसको पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 1/1 -1 1/0, तो ये क्या फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये। ठीक है, आप किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। इतने में कोई कंफ्यूजन है, इतने में कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement are true regarding Cobb-Douglas production function? Cobb-Douglas production function के regarding कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज अ लॉन्ग पीरियड फंक्शन, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग पीरियड फंक्शन है ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम लेबर को भी बढ़ा सकते हैं और कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने दोनों इनपुट को बढ़ा सकते हैं तो वो लॉन्ग रन हो गया। अगर केवल एक इनपुट को बढ़ा सकते, एक फैक्टर फिक्स्ड होता है एक फैक्टर वेरिएबल होता, तो वो क्या होता, शॉर्ट रन फंक्शन। तो इट इज अ लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ए करेक्ट है। तो जिसमें ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कितना सा क्वेश्चन बचा है, 50% क्वेश्चन बचा है, बाकी सारा क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया। इट इज ए शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, नहीं नहीं, तो बी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नहीं, अगेन जरूरी नहीं है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू भी स्केल भी मिल सकता है, आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी मिल सकता है, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी मिल सकता है, आपको तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो भी गलत हो गया। सी देखिए किस में है, इसमें है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। हमने चारों ऑप्शंस को पढ़ा भी नहीं है, चारों ऑप्शंस को पढ़े बिना भी हम अपने आंसर पे पहुंच गए हैं। क्यों, देखिए एमसीक्यू के जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में करेक्ट ऑप्शंस पे पहुंचने के या करेक्ट आंसर पे पहुंचने के दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दीजिए, पहला ऑप्शन, या फिर जो भी रॉन्ग ऑप्शंस हैं आप उनको हटाते चले जाइए, अल्टीमेटली एक ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। और जब आप सेकंड वाले ट्रिक को फॉलो करते हैं तो उसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने क्या किया, रॉन्ग ऑप्शन जो जो हमें दिखा हम उसे हटाते चले गए और हम करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच गए। इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटीज विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट, करेक्ट। मैंने क्या बताया, जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें जो आउटपुट इलास्टिसिटी होती है वो उनके एक्सपोनेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर को
अल्फा रिप्रेजेंट करता है, और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल हम बीटा से पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है, जो कि हम पहले ही पता लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्म्स The firms are competitive and profit maximizing. The demand curve for labor is determined by. मैंने क्या बताया था कल की क्लास में बताया था कि जो डिमांड कर्व होता है लेबर का वो डिटरमाइन होता है बाय वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम डिसाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेज रेट इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कल की क्लास में बहुत डिटेल में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट। खैर मार्केट का क्वेश्चन आ गया बट कोई नहीं, कर लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज C इज इक्वल टू 40 प्लस 12x। His demand function is price is equal to 60 minus 3x. What is his profit maximizing output? आउटपुट निकालना है कि जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा तो उस लेवल पे आउटपुट क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। प्राइस इज इक्वल टू 60 माइनस 3x गिवन है, इससे हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, 60 माइनस 3x। क्वांटिटी इसमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, तो इज इक्वल टू 60x माइनस 3x स्क्वायर। टोटल रेवेन्यू आगे से मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेरिवेट कर देंगे इसको, डेरिवेट ऑफ टोटल रेवेन्यू, लेकिन इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इज इक्वल टू 60 माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो गया, 6x। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, 60 माइनस 6x। ठीक है, कॉस्ट क्या है हमारी, 40 प्लस 12x। दिस इज द टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो डेरिवेट कर दीजिए इसको, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 12। तो इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश होता है, मोनोपोलिस्ट का, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज 60 माइनस 6x इज इक्वल टू 12, माइनस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 60 48, x इज इक्वल टू 8। यानी कि 8 लेवल आउटपुट को जब वो प्रोड्यूस कर रहा होगा तो क्या होगा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। इतने में कोई कंफ्यूजन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच द अलोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट। अलोकेशन ऑफ इनपुट्स की बात हो रही है। देखिए, जब भी अलोकेशन ऑफ इनपुट्स की बात होगी तो हम एक चीज समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की बात हो रही है। अलोकेशन ऑफ इनपुट से मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की बात हो रही है। आंसर देखते हैं। देखिए, बहुत रफ तरीके से देखते हैं। आउटपुट ऑफ वन गुड्स कैन नॉट बी डिक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अदर। करेक्ट बात है, क्योंकि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस करेंगे। तो अलोकेशन की क्या बात है, अलोकेशन टेक्निकली एफिशिएंट कब होगा, जब हम एक गुड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम किए बिना। कंजम्पशन ऑफ वन गुड, कंजम्पशन की बात हो रही है, बात ही खत्म। कंज्यूमर अटेंशन, बात ही खत्म। तो ऑप्शन बी हटा दीजिए और ऑप्शन सी हटा दीजिए। आपका ऑप्शन क्या बचता है, बी। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी हटा दीजिए, ऑप्शन सी हटा दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ओनली। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट। देखिए, अभी मुझे कंफ्यूजन हो गया ना, ऐसे ही सबको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और जब आप आंसर टिक करते हैं ना तो गलती कर देते हैं। मेरे को कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे क्या है कि बी में ए ऑप्शन दिया हुआ है विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें ए को टिक कर देते हैं क्योंकि उनको लगा इस तरीके से कंफ्यूजन में आके गलतियां हो जाती हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है इस चीज का। अरे बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन है। कंसिडर एन इकोनॉमी विद लीनियर होमोजेनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद टू इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर।
The share of capital and labor are respectively 1/3 and 2/3. The rates of growth of capital and labor are respectively 6% and 3% per annum. If the rate of growth of output is 6% per annum, what is the rate of growth of output due to total factor productivity? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारे पास एक ग्रोथ अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हम वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम ग्रोथ अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो जब भी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट किसी भी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ आउटपुट जी वाई इज इक्वल टू एल्फा इंटू जी के ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस बीटा इंटू ग्रोथ ऑफ लेबर, ये ग्रोथ ऑफ लेबर हो गई, प्लस ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जीवाई क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट 6% पर एनम। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज 6% पर एनम। 6% is equal to 1/3 into 6% plus 2/3 into 3% plus growth total factor productivity. 3 2 is 6, 3 3 is 1. 6% is equal to 2% plus 2 into 1, 2% plus growth in total factor प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमको निकालना है तो 6% इज इक्वल टू ये 2% है प्लस 2% क्या हो गया इज इक्वल टू 4% प्लस ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकालना है, इसको इधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 2%। तो 2% आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली अगर आपसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, and this is going to be the last question of today's class. The total cost function of a firm is this. Marginal cost at Q is equal to 10 क्या होगी? यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है? 1/10 Q का क्यूब माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300। हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब हमारा आउटपुट जो है वो 10। ठीक है, ठीक है बेटा, इतने में कोई कंफ्यूजन? आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करेंगे, हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। तो 1/10 क्यू क्यूब, इसको कैसे कर सकते हैं? 3Q स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस 3 2 जा 6Q प्लस 50Q का क्या हो गया 50। तो ये क्या आ गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन। अब हमें हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा था? Q को फाइंड आउट करना पड़ रहा था। इन्होंने क्या किया है? Q को हमारा ढूंढ के दे दिया है। तो मार्जिनल कॉस्ट एट आउटपुट 10 इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू 3 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस 6 इंटू 10 प्लस 50। 3 एक 10 से एक 10 कट गया तो क्या बचा? 3 इंटू 10 30 माइनस 6 इंटू 10 60 प्लस 50। 50 प्लस 30 80 माइनस 60, तो आपका आंसर क्या है 20। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है 20 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, आपको सारे लेक्चर्स जो है वो समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़े एंड वी कैन ब्रिंग आउट द लाइव लेक्चर्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। कल के लेक्चर में मिलते हैं। सी यू सून।